एडजी में आपका फिर से स्वागत है। आपका पर्सनल एआई ट्यूटर फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी यानी सीबीएसई क्लास 12 के अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर को कामली और थॉरली रिवाइज करेंगे। नोटबुक पास हो तो यूजफुल रहेगा, लेकिन आप इसे बस सुनकर भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। मैं गौरव हूं और मेरे साथ हैं स्वाति। कई स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स का सीक्वेंस बार बार कंफ्यूज करता है। आज हम ऐसे डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। हम कंपनी फीचर्स, शेयर कैपिटल कैटेगरीज, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, इशू एट पार और प्रीमियम, अरियर्स, एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉरफिचर, री इशू, जर्नल एंट्रीज और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। और सुनते समय एक छोटा तरीका अपनाना। हर मेजर कॉन्सेप्ट के बाद खुद से पूछना, कंपनी को ये अमाउंट या राइट क्यों मिला। अगर नोटबुक है तो 3 कॉलम्स बनाओ, मीनिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कॉमन मिस्टेक। इससे सिर्फ डेफिनेशंस याद नहीं होंगी, बल्कि ट्रांजैक्शंस का लॉजिक भी समझ आएगा। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले कंपनी की लीगल नेचर, फिर शेयर कैपिटल की लैडर, उसके बाद शेयर्स के टाइप्स, फिर इशू प्रोसेस और जर्नल फ्लो, कॉल्स इन अरियर्स तथा कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम और डिस्काउंट, अंत पे फॉरफिचर और रीइशू के न्यूमेरिकल लॉजिक को कनेक्ट करेंगे। तो शुरुआत एक बेसिक सवाल से, कंपनी आखिर है क्या? क्या यह केवल लोगों का ग्रुप है या लॉ से बनी कोई अलग आइडेंटिटी? एक सेकंड रुककर सोचो और अपना आंसर बोलो। कंपनी इंडिविजुअल्स का एसोसिएशन है जो मनी या मनीज वर्थ एक कॉमन पूल में कंट्रीब्यूट करते हैं और कॉमन पर्पस के लिए यूज करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अपने मेंबर्स से अलग एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये लॉ की क्रिएशन है, नेचुरल ह्यूमन नहीं। यानी शेयर होल्डर्स एक्चुअल ओनर्स हैं, लेकिन हर शेयर होल्डर कंपनी मैनेज नहीं करता। वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह अफेयर्स मैनेज करते हैं। यह डिस्टिंक्शन एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओनरशिप और डे टू डे मैनेजमेंट एक ही चीज नहीं है। चैप्टर में कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट भी कहा गया है। इसका मतलब है कि कंपनी एप्लीकेबल लॉ के अनुसार क्रिएट और रजिस्टर होती है। इंडिया में सामान्यतः कंपनीज लॉ लागू होता है, जबकि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए सेपरेट लेजिस्लेशन उल्लेख किया गया है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी को एग्जाम्पल से पकड़ो। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर सकती है और बैंक अकाउंट खोल सकती है। शेयर होल्डर्स और कंपनी लीगली सेम पर्सन नहीं है, इसलिए आंसर में डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स लिखना। लिमिटेड लायबिलिटी का कोर आइडिया है कि मेंबर्स की लायबिलिटी सामान्यतः शेयर्स के अनपेड पोर्शन तक लिमिटेड होती है। अगर शेयर्स का पूरा अमाउंट पेड है तो कंपनी के डेट्स के लिए मेंबर की प्राइवेट प्रॉपर्टी से फर्दर पेमेंट नहीं मांगी जाती। लेकिन गारंटी वाली कंपनी को अलग याद रखो। वहां लायबिलिटी उस गारंटी अमाउंट तक हो सकती है जो वाइंडिंग अप के समय कंट्रीब्यूट करने का अंडरटेकिंग दिया गया है, और अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी पर कोई लिमिट नहीं होती। परपेचुअल सक्सेशन का अर्थ है मेंबर्स बदलने पर भी कंपनी कंटिन्यू करती है। किसी मेंबर की डेथ, इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी से कंपनी का एग्जिस्टेंस समाप्त नहीं होता। कंपनी केवल लीगल प्रोसेस के द्वारा टर्मिनेट हो सकती है। एग्जाम पॉइंट, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी कंटिन्यूस। कॉमन सील वाला पॉइंट स्टूडेंट्स अक्सर स्किप कर देते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन खुद साइन नहीं कर सकता, इसलिए कॉमन सील ऑफिशियल सिग्नेचर की तरह काम करता है। सोर्स के अनुसार बिना कॉमन सील वाला डॉक्यूमेंट कंपनी पर बाइंडिंग नहीं माना जाता। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स जनरली फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। कंपनी या दूसरे मेंबर्स की प्रायर परमिशन आवश्यक नहीं होती। हालांकि आर्टिकल्स ट्रांसफर का मैनर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यह फीचर कंपनी को पार्टनरशिप जैसे फॉर्म से अलग दिखाता है। लास्ट फीचर, मे सू और बी सूड। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एनफोर्स कर सकती है और ब्रीच होने पर लीगल एक्शन ले सकती है या उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अब क्विक चेक, क्या शेयर होल्डर्स हर मैनेजमेंट डिसीजन में पर्सनली पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं, लेकिन मैनेजमेंट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब तक हम कंपनी की लीगल आइडेंटिटी और 7 की फीचर्स कवर कर चुके हैं। इन्हें आंसर में केवल लिस्ट मत करो, जहां पॉसिबल हो हर फीचर का 1 लाइन मीनिंग लिखो। अब कंपनी क्लासिफिकेशन, 2 बेसिस हैं, मेंबर्स की लायबिलिटी
और मेंबर्स की संख्या। पहले लायबिलिटी बेसिस लेते हैं। शेयर्स लिमिटेड कंपनी में लायबिलिटी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स तक लिमिटेड होती है, जबकि गारंटी कंपनी में वाइंडिंग अप के समय प्रॉमिस्ड गारंटी अमाउंट रेलेवेंट होता है। अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी पर लिमिट नहीं होती। अगर कंपनी प्रॉपर्टी डेट्स पे करने के लिए इनसफिशिएंट हो तो क्रेडिटर्स मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी तक क्लेम कर सकते हैं। सोर्स ये भी बताता है कि ऐसी कंपनीज लॉ द्वारा परमिटेड हैं, हालांकि इंडिया में सामान्यतः नहीं पाई जाती। अब नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी आर्टिकल से द्वारा शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट करती है और मेंबर्स की संख्या लिमिट करती है। सोर्स में प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 पर्सन्स एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी और मैक्सिमम 200 मेंबर्स का उल्लेख है। 1% कंपनी या ओपीसी वह कंपनी है जिसमें केवल 1% मेंबर होता है। चैप्टर सोर्स में इसके लिए इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट नेचुरल पर्सन की कंडीशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर लिमिट्स भी दी गई हैं। न्यूमेरिकल आंसर में वही कंडीशन सोर्स के अनुसार लिखना। एक छोटा रिकॉल, अगर क्वेश्चन पूछे लायबिलिटी के बेसिस पर 3 कैटेगरीज कौन सी हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर 3 कौन सी, अभी आंसर मन में बोलो, फिर गौरव से वेरीफाई करते हैं। लायबिलिटी बेसिस पर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज। नंबर बेसिस पर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। डेफिनेशन के साथ बेसिस जरूर लिखना, वरना क्लासिफिकेशन अधूरा लगेगा। अब चैप्टर का सेंट्रल लैडर शेयर कैपिटल। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए अपना कैपिटल खुद जनरेट नहीं करती। कई पर्सन्स कंट्रीब्यूशन देते हैं, यही अमाउंट शेयर कैपिटल है। हर शेयर होल्डर के लिए अलग कैपिटल अकाउंट प्रैक्टिकल नहीं, इसलिए कंट्रीब्यूशंस कॉमन शेयर कैपिटल अकाउंट में मर्ज होते हैं। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। ये मैक्सिमम शेयर कैपिटल है जिसे कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार इशू करने के लिए ऑथराइज्ड है। इसे नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल से अधिक इशू नहीं कर सकती, लेकिन पूरा ऑथराइज्ड कैपिटल एक साथ इशू करना जरूरी नहीं है। इश्यूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का वह हिस्सा है जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए एक्चुअली इशू किया गया है। वेंडर्स और मेमोरेंडम की सिग्नेटरीज को अलॉटेड शेयर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल का जो हिस्सा इशू नहीं हुआ वह अनइशूड कैपिटल कहलाता है। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वह हिस्सा है जिसे पब्लिक ने एक्चुअली सब्सक्राइब किया। फुल्ली सब्सक्राइब्ड इशू में इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल इक्वल हो सकते हैं। अगर कम एप्लीकेशंस आए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड से कम होगा। अगर ज्यादा एप्लीकेशंस आए, कंपनी ऑफर्ड शेयर से अधिक अलॉट नहीं करती। अब कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से जितना अमाउंट कंपनी ने शेयर होल्डर से पे करने के लिए कॉल किया वह कॉल्ड अप कैपिटल है। मान लो शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, लेकिन अभी 7 रुपीज कॉल हुआ है। कॉल्ड अप अमाउंट 7 रुपीज पर शेयर होगा। पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का वह पोर्शन है जो शेयर होल्डर से एक्चुअली रिसीव हुआ, इसलिए बेसिक रिलेशन याद रखो। पेड अप कैपिटल इक्वल्स कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स। अनकॉल्ड कैपिटल वह सब्सक्राइब्ड अमाउंट है जिसे अभी कंपनी ने कॉल नहीं किया। रिजर्व कैपिटल को अनकॉल्ड कैपिटल से कंफ्यूज मत करना। अनकॉल्ड अमाउंट सामान्य जरूरत पर फ्यूचर में कॉल हो सकता है। रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का वह हिस्सा है जिसे केवल कंपनी के वाइंडिंग अप के समय कॉल करने के लिए रिजर्व किया गया है और यह क्रेडिटर्स के लिए अवेलेबल होता है। एक न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर सोचो। ऑथराइज्ड सबसे बड़ा परमिसेबल सीलिंग है, उसके अंदर इशूड आता है। इशूड में से पब्लिक ने जो लिया वह सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब में से कंपनी ने जो मांगा वह कॉल्ड अप। कॉल्ड अप में से जो मिला वह पेड अप। यही फ्लो बैलेंस शीट क्वेश्चंस में बार बार काम आएगा। एक्टिव रिकॉल चैलेंज। क्या पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल से ज्यादा हो सकता है? और क्या कंपनी पूरा ऑथराइज्ड कैपिटल एक ही समय पर इशू करने के लिए बाउंड है? जवाब सोचकर बोलो। नहीं, पेड अप कॉल्ड अप से एक्सीड नहीं कर सकता कि पेड अप रिसीव्ड अमाउंट है और कॉल्ड अप डिमांडेड अमाउंट। कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल का केवल रिक्वायर्ड पोर्शन इशू कर सकती है। यह डिस्टिंक्शन एक कॉमन ट्रू फॉल्स ट्रैप है।
अब शेयर की डेफिनेशन। शेयर कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल का फ्रैक्शनल पार्ट है और ओनरशिप इंटरेस्ट का बेसिस बनता है। जो पर्सन्स शेयर्स के थ्रू मनी कंट्रीब्यूट करते हैं वे शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। कंपनी दो मेन टाइप्स के शेयर्स इशू कर सकती है, प्रेफरेंस और इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर्स में टू प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। पहला, डिविडेंड पेमेंट में प्रेफरेंस, जो फिक्स्ड अमाउंट या नॉमिनल वैल्यू की फिक्स्ड रेट पर हो सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। दूसरा, वाइंडिंग अप और कैपिटल रीपेमेंट में प्रेफरेंस, इक्विटी को पेमेंट से पहले। प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये नहीं कि हर सिचुएशन में अनलिमिटेड बेनिफिट मिलेगा। मेमोरेंडम या आर्टिकल्स के अनुसार प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग या नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल या इरिडीमेबल हो सकते हैं। क्वेश्चन में टाइप पूछा हो तो अटैच्ड राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना। इक्विटी शेयर वह शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड या कैपिटल रीपेमेंट में प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता। उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स के आधार पर ईयर टू ईयर वेरी कर सकता है, इसलिए इक्विटी रिस्क और रेजिडुअल पार्टिसिपेशन से जुड़ा है। इक्विटी शेयर्स वोटिंग राइट्स के साथ या डिफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग वोटिंग, डिविडेंड या अदरवाइज इशू हो सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के अधीन। क्विक चेक। फिक्स्ड डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का पॉइंट है या इक्विटी शेयर्स का, और रेजिडुअल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसे मिलता है? फिक्स्ड प्रेफरेंशियल डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का फीचर है। इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस डिविडेंड राइट सेटिस्फाई होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में शेयर करते हैं, लेकिन इक्विटी डिविडेंड फिक्स नहीं है। एग्जाम में कंपैरिजन टेबल बना सकते हो, पर आंसर में राइट्स क्लियरली लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इशू ऑफ शेयर्स का जर्नी। कंपनी पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इनविटेशन है कि कंपनी को बिजनेस के लिए फंड्स चाहिए। इसमें कंपनी और मनी कलेक्शन की मैनर की इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मनी सबमिट करते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है। कंपनी को बिजनेस ऑपरेशंस की नीड्स मीट करने लायक मिनिमम अमाउंट रेज करना होता है। सोर्स के अनुसार यह इशूड अमाउंट के 90% से कम नहीं होना चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिफंड करना पड़ता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होने और लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट लेटर्स सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को भेजे जाते हैं और रिग्रेट लेटर्स को जिन्हें शेयर्स नहीं मिले। अलॉटमेंट से कंपनी और एप्लीकेंट्स के बीच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है और एप्लीकेंट्स शेयर होल्डर्स बनते हैं। अकाउंटिंग फ्लो को 3 स्टेजेस में रखो: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने पर बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अलॉटमेंट पर एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर, रिजेक्टेड मनी रिफंड और एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है। एडजी में अगर इस फ्लो का कोई एग्जैक्ट डाउट आए तो उसे सोक्रेटिक तरीके से ब्रेक कर सकते हो। पहले पूछो अमाउंट किस स्टेज का है, फिर पूछो कंपनी को अमाउंट ड्यू है या रिसीव्ड, और अंत में अकाउंट का इफेक्ट डिसाइड करो। इसे जर्नल एंट्री गेस नहीं करनी पड़ेगी। कॉल्स के लिए रूल याद रखो: कॉल अमाउंट ड्यू होने पर शेयर कॉल अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट रिसीव होने पर बैंक डेबिट और रिलेवेंट शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड शब्द अकाउंट नेम में होते हैं और लास्ट कॉल को फर्स्ट एंड फाइनल या सेकंड एंड फाइनल कहा जाता है। कॉल्स के 2 प्रोसीजर पॉइंट्स भी चेक करो। किसी कॉल का अमाउंट फेस वैल्यू के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 कॉल्स के बीच कम से कम 1 मंथ का इंटरवल होना चाहिए, अनलेस आर्टिकल्स में अदरवाइज प्रोवाइडेड हो। एप्लीकेशन मनी कम से कम फेस वैल्यू का 5% होना चाहिए। कॉल्स इन एरियर्स तब होते हैं जब शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल पर ड्यू अमाउंट टाइम पर पे नहीं करता। यह अनपेड कॉल्स का क्यूमुलेटिव अमाउंट है। अगर सेपरेट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन किया जाए तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट और रेलेवेंट कॉल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। कंपनी के आर्टिकल्स डायरेक्टर्स को अरियर्स पर इंटरेस्ट चार्ज करने की पावर दे सकते हैं। अगर आर्टिकल साइलेंट हो तो सोर्स में टेबल एफ के अनुसार रेट नॉट एक्सीडिंग 10% पर एनम का मेंशन है। पेमेंट मिलने पर बैंक डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स क्रेडिट और इंटरेस्ट अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स क्रेडिट होगा।
कॉल्स इन एडवांस इसका ऑपोजिट डायरेक्शन है। शेयर होल्डर फ्यूचर में अभी तक अनकॉल्ड अमाउंट पहले पे कर देता है। कंपनी के लिए ये लायबिलिटी है, इसलिए बैंक डेबिट और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट। ड्यू डेट पर कॉल्स इन एडवांस डेबिट और पर्टिकुलर कॉल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। इम्पोर्टेंट मिसकंसेप्शन, कॉल्स इन एडवांस को पेड अप कैपिटल में ऐड नहीं करना। यह बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंडर सेपरेटली दिखता है। आर्टिकल्स प्रोवाइड करें तो कंपनी इस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करती है। सोर्स में टेबल एफ के अनुसार रेट नॉट एक्सीडिंग 12% पर एनम बताया गया है। एक क्विक न्यूमेरिकल थॉट, अगर फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ पर शेयर है, 100 शेयर्स होल्डर ने पे नहीं किया, तो अरियर्स कितना होगा? और दूसरे शेयर होल्डर ने फ्यूचर कॉल का अमाउंट पहले दे दिया, तो वह किस अकाउंट में जाएगा? अरियर्स होगा 2000 रुपीज, क्योंकि 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज। फ्यूचर पेमेंट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट होगा। बस ध्यान रहे, एक्चुअल ड्यू कॉल और एडवांस कॉल को एक ही अकाउंट मत समझ लेना। ओवर सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेशंस ऑफर्ड शेयर्स से ज़्यादा आती हैं। डायरेक्टर्स के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस फुल एक्सेप्ट करके बाकी रिजेक्ट करना, सभी को प्रो राता अलॉटमेंट देना, या दोनों का कॉम्बिनेशन। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इशू एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एंट्रीज के फ्रेम में सॉल्व होता है। फुल रिजेक्शन वाले केस में रिजेक्टेड एप्लीकेशंस का एप्लीकेशन मनी फुली रिफंड होता है। प्रोराता केस में एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट अमाउंट में एडजस्ट होता है। अगर एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट से भी अधिक हो तो बैलेंस रिफंड या कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट किया जा सकता है, जैसा क्वेश्चन कहे। कॉम्बिनेशन केस में कुछ एप्लीकेशंस आउटराइट रिजेक्ट, कुछ फुल एक्सेप्ट और रिमेनिंग पर प्रो राता अलॉटमेंट होता है। इसलिए वर्किंग नोट बनाओ, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, रिजेक्टेड शेयर्स, फुल अलॉटमेंट शेयर्स, प्रो राता रेशियो और एक्सेस मनी। बिना वर्किंग नोट के जर्नल में फिगर्स उलटने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेशंस इनवाइटेड शेयर से कम आती हैं। कंपनी उतने ही शेयर्स अलॉट करती है जितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन इंश्योर करनी होती है। इसे ओवर सब्सक्रिप्शन की तरह एक्सेस एडजस्टमेंट वाला केस मत बनाना, क्योंकि यहाँ एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ही नहीं। शेयर्स एट पार का अर्थ इशू प्राइस नॉमिनल या फेस वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल होना। प्रीमियम पर इशू में इशू प्राइस फेस वैल्यू से अधिक होता है। एक्सेस अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या रिजर्व में क्रेडिट होता है और बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर दिखाया जाता है। प्रीमियम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या कॉल के साथ डिमांड हो सकता है। एग्जाम में अमाउंट ड्यू एंट्री में शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग क्रेडिट करना। प्रीमियम को नॉर्मल शेयर कैपिटल में मर्ज मत कर देना। यही सबसे कॉमन जर्नल मिस्टेक है। सोर्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम के परमिटेड यूजेस दिए हैं। फुली पेड बोनस शेयर्स इशू करना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना, सिक्योरिटी से जुड़े एक्सपेंसेस, कमीशन या डिस्काउंट राइट ऑफ करना, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना और कंपनी के ओन शेयर्स बाय बैक करना। शेयर्स एट डिस्काउंट में इशू प्राइस नॉमिनल वैल्यू से कम होता है। जनरल रूल के रूप में कंपनी ऑर्डिनरली डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकती। सोर्स में रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स और स्वेट इक्विटी जैसे परमिटेड कॉन्टेक्स्ट का उल्लेख है। इसलिए हर डिस्काउंट को ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल मत मानना। शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश में वेंडर को कैश की जगह फुली पेड शेयर्स दिए जाते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अगर एसेट 5,40,000 रुपीज का है और इशू प्राइस 100 रुपीज, तो 5,400 शेयर्स। प्रीमियम पर इशू प्राइस बदल जाएगा। इसमें पहले एसेट परचेज एंट्री और फिर वेंडर को डिस्चार्ज करने की एंट्री आती है। पर पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा। प्रीमियम पर शेयर कैपिटल फेस वैल्यू तक और सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस अमाउंट तक क्रेडिट होगा। कैलकुलेशन हमेशा इशू प्राइस से करना। अब चैप्टर का हाई वैल्यू एरिया, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। जब शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल्स की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, आर्टिकल्स के फ्रेमवर्क में कंपनी शेयर्स फॉरफिट कर सकती है। इसका अर्थ अलॉटमेंट कैंसिल करना और ऑलरेडी रिसीव्ड अमाउंट को कंपनी के फेवर में ट्रीट करना है। फॉरफिचर एंट्री का लॉजिक समझो, ब्लाइंड ही याद मत करो।
शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होता है। जो अमाउंट शेयर होल्डर से रिसीव होता है वह शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट होता है। अनपेड अलॉटमेंट या कॉल्स रेलेवेंट अनपेड अकाउंट्स में क्रेडिट होते हैं। शेयर्स इशूड एट प्रीमियम में की डिस्टिंक्शन है। अगर प्रीमियम पहले फुली रिसीव्ड है तो फॉरफिचर पर सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। अगर प्रीमियम अनपेड है तो अनपेड प्रीमियम को रिवर्स करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। प्रीमियम रिसीव्ड अमाउंट शेयर फॉरफिचर में इंक्लूड नहीं होता। अब रीइशू फॉरफिटेड शेयर्स पर प्रीमियम या डिस्काउंट पर रीइशू हो सकते हैं। रीइशू डिस्काउंट अमाउंट शेयर फॉरफिचर अकाउंट से डेबिट होता है और डिस्काउंट इनिशियल फॉरफिचर क्रेडिट से अधिक नहीं हो सकता। यानी कंपनी जितना अमाउंट पहले रिटेन कर चुकी है उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती। रीइश्यू के बाद रिलेटेड शेयर फॉरफिचर बैलेंस कैपिटल प्रॉफिट होता है। ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अगर फॉरफिटेड शेयर्स का केवल कुछ हिस्सा रीइश्यू हुआ है तो पूरा बैलेंस ट्रांसफर नहीं करना। केवल रीइश्यूड शेयर से रिलेटेड प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। एक मिनी चेक अगर 200 शेयर्स फॉरफिटेड हुए और केवल 150 रीइश्यू हुए तो क्या पूरा शेयर फॉरफिचर बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा? एक सेकंड सोचो, क्योंकि रिमेनिंग 50 शेयर्स का रिलेटेड बैलेंस अभी कैरी फॉरवर्ड होगा। नहीं, केवल 150 रीइश्यूड शेयर से रिलेटेड प्रोपोर्शनेट बैलेंस कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर होगा। 50 अनरीइश्यूड शेयर से रिलेटेड अमाउंट शेयर फॉरफिचर अकाउंट रहेगा। यही पॉइंट कई लॉन्ग न्यूमेरिकल्स में फाइनल कैपिटल रिजर्व बदलता है। अब एग्जाम अप्रोच किसी भी न्यूमेरिकल को 3 लेयर्स में पढ़ो। कितने शेयर्स इशूड और अलॉटेड, पेमेंट स्टेजेस और रेट्स क्या हैं, और किस शेयर होल्डर ने कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी। फिर एप्लीकेशन एडजस्टमेंट, अनपेड अमाउंट, फॉरफिचर और रीइश्यू को अलग वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करो। जर्नल एंट्री लिखते समय नरेशन भी मीनिंगफुल रखो। ड्यू और रिसीट एंट्रीज अलग पहचानो। प्रीमियम को अलग अकाउंट में रखो। कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस की डायरेक्शन चेक करो। फॉरफीचर में कॉल्ड अप कैपिटल डेबिट, रिसीव्ड अमाउंट शेयर फॉरफीचर क्रेडिट और अनपेड अमाउंट रिलेवेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ। फाइनल चैलेंज के लिए नोटबुक में बिना देखे लिखो। ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल का फ्लो, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स का डिफरेंस, कॉल्स इन अरियर्स बनाम कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन के 3 ऑल्टरनेटिव्स और फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व तक पूरा लॉजिक। अगर किसी स्टेप पर डाउट आए एडजी में उसे एक एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरह पूछो और आंसर को खुद एक्सप्लेन करके वेरीफाई करो। आज का सबसे इंपॉर्टेंट रिकैप, कंपनी अपने मेंबर से सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है। शेयर कैपिटल की लैडर ऑथराइज से इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप और पेड अप तक जाती है। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड और कैपिटल रीपेमेंट में प्रायोरिटी मिलती है, जबकि इक्विटी डिविडेंड वेरिएबल होता है। इश्यू प्रोसेस एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल से चलता है। कॉल्स इन अरियर्स अनपेड लायबिलिटी साइड इफेक्ट है। कॉल्स इन एडवांस कंपनी की लायबिलिटी है। ओवर सब्सक्रिप्शन में रिजेक्शन, प्रोराता या कॉम्बिनेशन हो सकता है। प्रीमियम अलग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है। फॉरफीचर में कॉल्ड अप कैपिटल रिवर्स होता है और री इशू के बाद केवल रिलेट कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। कॉमन मिस्टेक यही है कि पेड अप को कॉल्ड अप से ज्यादा या पूरा फॉरफीचर बैलेंस तुरंत रिजर्व में दिखा दिया जाए। अब छोटा नेक्स्ट स्टेप, एक कंप्लीट न्यूमेरिकल चुनाओ। पहले वर्किंग नोट्स बनाओ, फिर जर्नल और बैलेंस शीट तैयार करो। आराम से प्रैक्टिस करो और एडजी में अपने आंसर को टीच बैक स्टाइल में एक्सप्लेन करके मास्टरी चेक करो।